गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैट्रिक परीक्षा को लेकर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 10 गो टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए। तो बाबू रे आप लोग फटाफट निकाल लीजिए कॉपी और चैनल को कर दीजिए लाइक, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और फटाफट जो है 10 गो ऑब्जेक्टिव पढ़िए। हम लोग 10 ठो ऑब्जेक्टिव पर डे बताएंगे। आज 20 जनवरी है, आपको पता है कि आज 20 जनवरी है और 20 जनवरी से लेके फरवरी तक में जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी तब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक हो हम लोग उस पे काम करेंगे। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कहता है। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है पाई एक संख्या है। क्या कहता है? पाई एक संख्या है। तो बाबू रे इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबू रे पाई एक संख्या है, इसका सबसे बड़ा आंसर होगा, इसका एकमात्र आंसर होगा पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो बाबू रे आप लोग इसे लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। पाई एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखो यह वीडियो लाइव नहीं है, इसीलिए आप मेरे वीडियो को रोक के आप इसको लिख लेना, फिर इसके बाद आगे बढ़ना। तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन को लिखाता हूं। बाबू रे दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि 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 4, क्या कहता है? यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो। यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा? 3 हो तो थीटा का मान थीटा का मान क्या होगा? बाबू रे आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। ऑप्शन बी दिया हुआ है 45 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री। ऑप्शन सी दिया हुआ है 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। और ऑप्शन डी दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो बाबू रे इसको समझिए, यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा? ए नंबर 30 डिग्री, बी नंबर 45 डिग्री, सी नंबर 90 डिग्री और डी नंबर 60 डिग्री। तो बाबू रे आओ इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। बाबू रे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। क्या है? 3। तो बाबू रे ये वाला जो 4 है ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 आई बाय 4 जो है गुना में जो है ये 4 आ जाएगा इधर। क्या आ जाएगा? इधर। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 बाय 4। बाबू रे अगले स्टेप में साइन थीटा, आई जो स्क्वायर जो है
स्क्वायर को इधर लाएंगे तो बदलेगा रूट में, तो हो जाएगा √3/4। क्या हो जाएगा? √3/4। तो बाबू रे अब अगले स्टेप में यहां पे देखिए, साइन थीटा, आई जो √3 का तो रूट नहीं निकलेगा, तो ये अंदर में रह जाएगा √3। अब 4 जो है, 4 का रूट से निकलेगा तो वो हो जाएगा 2। तो मेरा आंसर हो जाएगा साइन थीटा √3/2। तो बाबू रे साइन जो है थीटा, साइन थीटा में √3/2 कितना का वैल्यू होता है? तो बाबू रे 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री। अब बाबू देखो, बराबर के इधर इधर साइन है तो दोनों खत्म हो गया, तो मेरा आंसर क्या हुआ? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। क्या हुआ? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो बाबू रे ऑप्शन ए में है 30 डिग्री, ऑप्शन बी में 45, ऑप्शन सी में 90 और ऑप्शन डी में 60। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। तो पहले आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग फिर 3 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है आज के वीडियो में, तो फटाफट आप लोग इसे लिखें। चलिए चलिए मैं अभी से मिटाता हूं। देखो लाइव शूट नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को रोक के भी, जिसका छूट जाए ना, आप उसको वीडियो को रोक के बाद में भी आप इसे लिख सकते हो। वीडियो को रोक के लिख लो, फिर वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो, है ना। चलिए चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जो है 7-8 के बच्चे भी पढ़ते हैं। बाबू रे कहता है यदि, क्या कहता है? यदि किसी बेलन की यदि किसी बेलन का व्यास, यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, यदि किसी बेलन का व्यास, यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है एवं 28 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई, एवं इसकी ऊंचाई, एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्या कहता है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए ऑप्शन ए में चलते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2993 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया हुआ है 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 2298 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाबू रे देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। एक बात बताओ बाबू, बेलन का व्यास कितना दिया हुआ? 28 सेंटीमीटर। मान लेते हैं व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डी, तो डी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। और बाबू रे डी से हमको त्रिज्या बनाना है, तो त्रिज्या जो है आपको पता है कि त्रिज्या जो है हमेशा व्यास का आधा होता है। सर हम इसको डिटेल से नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो बाबू रे त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर।
और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो बाबू कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो बाबू रे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। बाबू रे 2 का 2, अब पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 14, आर का वैल्यू 14 और इधर ब्रैकेट में करेंगे 14 और ऊंचाई का वैल्यू क्या करेंगे 20, क्या करेंगे 20। बाबू रे 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, अब बाबू रे 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, 44 दूनी 88 गुना, अब 20 और 14, 20 और 14 हो जाता है 34। अब बाबू रे आओ इसको करते हैं गुना। जब आप इसे गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2292, 2992। क्या आ जाएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर इसको हम करके रखते हैं क्योंकि आपको बताने में परेशानी नहीं हो, ज्यादा गिजगिज नहीं हो, आप गुना तो कर सकते हैं। 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो बाबू ने 3 नंबर क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आप लोग इसे समझिए पहले। चलिए 3 नंबर जब हो गया तो चलिए हम लोग चलते हैं 3 नंबर के बाद चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग इसको समझते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल एक ऑब्जेक्टिव मैंने लाया है और यह ऑब्जेक्टिव जो है, यह ऑब्जेक्टिव है 8 पे पावर 0 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 0 का मान ज्ञात करे। 8 पे पावर 0 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 0 का मान ज्ञात करे। बाबू रे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है 1, क्या है 1, और ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है 10 और ऑप्शन नंबर डी है 16, ऑप्शन नंबर डी है 16। तो बाबू रे 8 पे पावर 0 और मल्टीप्लाई 2 पे पावर 0 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 10 और ऑप्शन नंबर डी 16। बाबू रे एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताया था कि किसी भी नंबर पे, किसी भी जो है, किसी भी नंबर पे या किसी भी जो है पॉलिनोमियल पे अगर उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। जस्ट लाइक 8 पे पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1, अब बीच में गुना है तो गुना, और 2 पे पावर भी 0 है तो उसका भी मतलब क्या हो जाएगा 1। तो 1 गुना 1 क्या होता है, 1 गुना 1 हो जाता है 1। क्या हो जाता है 1। तो बाबू ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1। वेरी सिंपल है, तो इसको नोट करें। किसी भी संख्या पे अगर उसका पावर, उसका घात 0 रहे तो उसका आंसर हमेशा ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। चलिए हमको लगता है यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 4 नंबर के बाद चलते हैं 5 नंबर पे। कहां चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर।
चलिए 4 नंबर के बाद हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है समीकरण, कहता है समीकरण 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 में, 5 में देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 5 में x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 हो तो y का मान ज्ञात करें। y का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1। क्या हुआ है? 1। बाबू रे समीकरण इतना क्या है, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 में x इक्वल टू 1 हो तो y का मान ज्ञात करें। बाबू रे देखो समीकरण है क्या, समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो बाबू रे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है तो y का निकालना है। तो बाबू रे यहां पे 2 अब मल्टीप्लाई x के जगह बैठा दीजिए 1 अब प्लस 3y इक्वल टू 5। तो बाबू रे 2 मल्टीप्लाई 1 2 अब प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो बाबू रे 3y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2। इतना होगा ना। अगले स्टेप में चलिए, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3y इक्वल टू क्या करेंगे 5 में माइनस 2 जाएगा तो बाबू रे क्या हो जाएगा 3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3। तो 3 से 3 कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बाबू रे ऑप्शन ए में 2 है नहीं होगा, ऑप्शन बी में 3 नहीं होगा, ऑप्शन सी में 4 हो नहीं होगा और ऑप्शन डी में 1 होगा। यानी ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा 1 होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो बाबू पहले आप लोग इसे भी नोट करें। उसके बाद हम लोग चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। पर डे मैं 10 गो 15 गो ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और बाबू जिस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ना इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव पूछता है, इससे भारी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। तो मैं पर डे आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा, समझ गए ना बात को। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी हम लोग लेके आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो हम लोग उसको भी लेके आएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। बाबू रे क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। बाबू रे ऑप्शन क्या है 3 है, ऑप्शन 2 क्या है 4 है, ऑप्शन सी क्या है 5 है और ऑप्शन डी क्या है 6 है। बाबू रे कहता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में, 144 के
अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो बाबू रे आइए हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो बाबू रे 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। आइए यहां से फिर करते हैं, 2 तिया 6 है ना, आइए 1 2 6 के 12 36। आइए 2 से करते हैं, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 9 बार, 9 3 बार में, और ये 3 से फिर 1 बार में। बाबू रे 144 का मेरा पहला, तो बाबू मेरा पहला रेशियो क्या आया उसको देखते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 3। तो बाबू रे 2 कितने बार है, तो बाबू 2 4 बार है, यानी 2 पे पावर 4। अब मल्टीप्लाई 3 कितने बार है, 3 2 बार है। तो बाबू रे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस बात को समझना होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो बाबू ये 3 है, तो 3 का तो नहीं पूछा, पूछा किसका, 2 का। तो बाबू रे 2 का घातांक कितना है, तो 2 का घातांक, ये इसको घातांक कहते हैं, क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। तो 2 का घातांक कितना है, 4 है। तो ऑप्शन में देखो बी नंबर में 4 है, तो यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ गए इसको, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए आप लोग इसे नोट करते रहिए। चलिए मुझे लगता है कि आप लोगों का हो गया होगा। तो चलिए, नहीं हो, अगर नहीं लिख पाते हैं तो आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, क्योंकि लाइव शूट यह नहीं है। समझ गए बात को। बाबू रे 6 नंबर के बाद हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहां चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। और बाबू रे एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कहता है 2 संख्या, क्या कहता है, 2 संख्याओं या 2 संख्या a और 18, 2 संख्या a और 18 का एलसीएम। कहता है 2 संख्या a और 18 का एलसीएम 36। क्या कहता है, 2 संख्या a और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ। क्या कहता है, 2 संख्या a और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है। क्या कहता है, एचसीएफ 2 है। तो a का मान ज्ञात करे। तो a का मान ज्ञात करे। a का मान इक्वल टू व्हाट, यानी a का मान निकालने बोला। तो बाबू रे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 2, ऑप्शन नंबर बी कहता है 3, ऑप्शन नंबर सी कहता है 4, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, 1। बाबू रे क्वेश्चन को समझना है। 2 संख्या a और 18 का एलसीएम 36 है तथा एचसीएफ 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बाबू रे एक बात बताओ, एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो बाबू रे एक बात बताओ, शॉर्ट में बनाएंगे, 2 संख्या लिखेंगे, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो बाबू रे एक बात बताओ, 2 संख्या क्या क्या है, a है 1 और दूसरा क्या है 18 है।
तो ए और 18 इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, एचसीएफ दिया हुआ है 2, तो लिखेंगे 2 गुना एलसीएम कितना दिया हुआ 36, कितना दिया हुआ है 36। तो बाबू रे हमको ए का मान निकालना है ना, मान तो ए का निकालना है, तो बाबू रे हम लोग ऐसा कर सकते हैं ए इक्वल टू 2 गुना 36, ये जो 18 है ये 18 नीचे जाएगा, ऐसा हो सकता है बाबू रे। 18 से 36 कटेगा 2 बार में, कितने बार में 2 बार में, तो बाबू रे इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो बाबू रे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ए इक्वल टू 2 दूनी 4, ए का वैल्यू क्या होगा 4, ए का वैल्यू 4। तो बाबू रे ऑप्शन में कहा है, ए नंबर में 2 नहीं होगा, बी नंबर में 3 नहीं होगा, डी नंबर में 1 नहीं होगा, सी नंबर में क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। तो बाबू रे ऐसी इसी टाइप का जो है क्वेश्चंस पूछता है, तो बाबू आप लोग 7 नंबर को नोट कीजिए। चलिए 7 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, 8, 9, 10 उसको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग 7 नंबर को नोट कीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चंस के बाद, 7 नंबर क्वेश्चंस के बाद हम लोग चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चंस की ओर। कहां चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चंस की ओर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि समांतर श्रेणी, क्या कहता है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है तो n पदों का योगफल क्या होगा, n पदों का योगफल बाबू रे यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है तो n पदों का योगफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है ए प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है ए प्लस एन डी। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है n बटा 2 अब ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n माइनस 1 अब ब्रैकेट बंद डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है n बटा 2 अब ब्रैकेट शुरू 2a प्लस एन डी, 2a प्लस एन डी। बाबू रे यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d तो n पदों का योगफल क्या होगा। बाबू रे ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही हो गया। मैंने आपको याद है बताया था कि n पदों का योगफल यानी Sn निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, n बटा 2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n माइनस 1 अब ब्रैकेट बंद डी। तो n बटा 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी। तो बाबू रे ये तो सीधा का सीधा फॉर्मूला हो गया, सीधा का सीधा फॉर्मूला हो गया, कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो बाबू ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो बाबू रे फॉर्मूला याद करना आपको जरूरी है। फॉर्मूला आप याद करोगे तभी जाके आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, अन्यथा ऑब्जेक्टिव बनाना संभव नहीं है। फॉर्मूला पे ही सारा कमांड है।
तो फटाफट आप लोग इसे नोट कीजिए। 2 गो और ऑब्जेक्टिव बचा है, 9 और 10। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। बाबू रे चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग लेके चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। बाबू रे ऑप्शन ए नंबर देखो क्या कहता है। कहता है असमान। क्या कहता है? असमान। बी नंबर कहता है समान। सी नंबर कहता है दुगनी। बाबू एक बात को समझना है और काफी ध्यान पूर्वक से समझना है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। एक बात याद रखना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। हमेशा क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान। जैसे एक एग्जांपल में देखो, जैसे कि मैंने ये वृत्त बनाया, वृत्त का ये सेंटर है। बाबू रे बाह्य बिंदु, तो बाहर का तो बिंदु ये हो गया। तो बाबू रे बाह्य बिंदु से खींची गई, जस्ट लाइक इस टाइप का फिगर बनेगा। बाबू रे वृत्त हमारा यह हो गया और वृत्त के बाह्य बिंदु इस कोना से और इस कोना से जो हम लोग जो रेखा खींचते हैं, तो वो जो रेखा होता है वह रेखा हमेशा क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। समझ गए बात को? तो बाबू ने 9 नंबर क्वेश्चन को लिखिए। समझ गए ना? 9 नंबर क्वेश्चन को लिखिए। 9 के बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर